बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मिलिट्री साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर का ये सॉल्व मॉडल पेपर होगा और ये लिखित मॉडल पेपर होगा, ये मैं बता दूं। अर्थात इसमें मैं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के उत्तर को और प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उनको हमने रखने का प्रयास किया है। यानी एक प्रकार से मॉडल के तौर पर, यानी कि आपकी परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को दिखाने का प्रयास, किस जो है सीक्वेंस में प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय कितने आएंगे, लघु उत्तरीय कितने आएंगे, दीर्घ उत्तरीय कितने आएंगे। अब यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है कि कितने क्वेश्चंस किस प्रकार से करवाने हैं। अच्छा, मैं आज के वीडियो के माध्यम से जो है 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को बताऊंगा और 10 अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे उनको आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से होंगे। तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। और इसके अलावा हम जो है 8 जो है लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से आपको 5 करने होंगे। अति लघु उत्तरीय 10 के 10 आपको करने पड़ेंगे। और वहीं जो है आपको 5 या 4 दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको केवल और केवल 2 प्रश्न करने होते हैं। तो हम चर्चा करेंगे इन सभी प्रश्नों पर। टाइम मिलेगा तो हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे, नहीं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर सेपरेट वीडियो आपके समक्ष बनाने का प्रयास रहेगा। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में और मैं वीडियोज़ अगर डालूँ तो आप लोग आसानी से उसको पा सकें, देख सकें और अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। तो बीए सेकंड सेमेस्टर यानी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर मिलिट्री साइंस यानी सैन्य विज्ञान का यह मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला आप लोगों के लिए। आपके पेपर का नाम है भारत का सैन्य इतिहास। क्या नाम है आपके पेपर का? क्या नाम है? भारत का सैन्य इतिहास। ओके, तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास रहेगा। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा एक बार, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से। चलें देखते हैं भैया, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया हमको पढ़ना है। चले देखें, सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। देखिए, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे अति लघु उत्तरीय के। एक प्रश्न दिया होगा, देखिए 1 नंबर, इसमें फिर रोमन शैली में आपको 10 खंड उसके दिए जाएंगे। 10 के 10 खंडों के उत्तर आपको लिखना होगा। एक प्रश्न करेंगे तो आपको कितना जो है 50 शब्दों में उस प्रश्न का उत्तर लिखना हुआ। तो मिलिट्री साइंस जो है आपका ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होता है चूँकि, और इसीलिए जो है प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए ये पेपर में आप देखेंगे तो ये अगर मान लेते हैं 100 का पूर्णांक होगा, वैसे तो 75 का ही पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इनमें से आपका जो है प्रैक्टिकल वाला जो नंबर होगा उसका कट जाएगा, यानी कि प्रैक्टिकल का नंबर जो होगा वो भी जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं चाहे 25 का जो है आपका हो, चाहे 30 नंबर का आपका पूर्णांक दिया जाए, तो वो उसके हिसाब से जो है आपका नंबर सेट किया जाएगा कि कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। ओके, तो बहरहाल यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि 50 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। ओके, तो खंड आ के प्रश्नों को हम देखते हैं और उसके उत्तर को आपको कैसे लिखना है उसको बताने का प्रयास करते हैं। चले, पहला प्रश्न आपके समक्ष है, सैन्य विज्ञान की परिभाषा दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा में लगातार बनता आ रहा है, तो इस प्रश्न को जरूर एक बार आप जान लीजिएगा। अच्छा, सैन्य विज्ञान जो होता है इसकी अगर बात की जाए तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना। किससे बना है? 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इसीलिए सैन्य विधि से संबंधित जो ज्ञान होता है, सैन्य विधि से संबंधित, सैन्य जो विज्ञान है ये सैन्य और विज्ञान 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तो सैन्य विधि यानी कि सैन्य को लेकर के जो नियम कायदे हैं, जो कानून है सैन्य के खास करके मामले को लेकर के, तो उससे संबंधित जो ज्ञान होता है उसी को हम सैन्य विज्ञान कहते हैं। और प्रत्येक सेना में आप देखेंगे तो आवश्यकता होती है प्रत्येक राष्ट्र को सेना की। जो है आप देखेंगे हर राष्ट्र में अगर सेना नहीं हो और जो है एक प्रकार से अगर सेना नहीं होगी तो उस राष्ट्र पर कब्जा हो जाएगा, दूसरे राष्ट्र कब्जा कर लेंगे खास करके। तो सेना की आवश्यकता हर एक देश को होती है, हर एक राष्ट्र को होती है। और सेना और युद्ध एक दूसरे के क्या हैं? संपूरक है, यानी कि युद्ध यानी जहाँ सेना होगी वहाँ युद्ध होगा। मतलब बिना युद्ध के सेना नहीं, मतलब कि युद्ध बिना सेना के नहीं हो सकता और सेना के द्वारा ही युद्ध किया जाता है। तो युद्ध और सेनाएं क्या हैं? एक दूसरे के परस्पर संबंधित है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक विद्वान है गार्नर। गार्नर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो है राजनीति शास्त्र में गार्नर का नाम सुना होगा। राजनीति शास्त्र में पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ये गार्नर। तो ये कहते हैं सैन्य विज्ञान की परिभाषा को देते हुए कि युद्ध, क्या कहते हैं ये कहते हैं कि युद्ध या सैन्य विज्ञान के अंतर्गत उस कला का अध्ययन किया जाता है, उस आर्ट का अध्ययन किया जाता है, यानी स्टडी ऑफ आर्ट। उस मतलब युद्ध या सैन्य विज्ञान के अंतर्गत किस कला का अध्ययन किया जाता है? उस कला का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा कम से कम संभावित सैन्य साधनों को तैयार किया सके, यानी कम से कम
संभावित सैन्य साधन जो हैं उनको तैयार किया जा सके, उस कला का अध्ययन करते हैं, यानी ताकि हम उस कला के बारे में जान सके कि हमको युद्ध से संबंधित जो सैन्य साधन है, सेना के जो साधन है या युद्ध करने के जो साधन हैं, उस मटेरियल को, उन साधनों को हम तैयार कर सकें, ये सिखाता है सैन्य विज्ञान। तो सैन्य विज्ञान एक प्रकार से कला होती है और ऐसी कला होती जिसके माध्यम से हम सैन्य जो साधन होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, कम से कम कुछ साधनों को इकट्ठा कर लें ताकि हम अपनी प्रतिरक्षा कर सकें। ओके, या फिर दूसरा अगर कोई हम पर हमला करे तो हम उससे निपट सकें। ठीक है, तो सैन्य विज्ञान की परिभाषा आपके समझ में आ गई। सैन्य विज्ञान जो है एक प्रकार से इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई। सैन्य विज्ञान एक कला है या विज्ञान है, इस बारे में एक प्रकार से विद्वानों में मतभेद भी रहा है। कुछ विद्वानों ने सैन्य विज्ञान को एक कला माना है और कला का संबंध मनुष्य के व्यवहारिक जीवन से होता है, और कोई भी ज्ञान जब किसी तथ्य के विश्लेषण द्वारा व्यवहारिक रूप से सामने आता है तो वह कला हो जाता है। सैन्य विज्ञान के अंतर्गत हम युद्ध भूमि में शत्रु को अपनी कलात्मक रचना होती है उसके द्वारा क्या करते हैं, उसको हम हराते हैं, छकाते हैं, तमाम प्रकार की क्रियाएं करते हैं हम युद्ध भूमि में। और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे जैसे कि गोपनीय रूप से जाल बिछाना हुआ या छिप करके मोर्चे साधना हुआ, छिप करके गुरिल्ला टाइप का युद्ध करना हुआ या गुप्त रूप से शत्रु पर वार करना हो, तो ये सब भी युद्ध के क्या होते हैं, एक प्रकार से प्रकार होते हैं, एक जाल होता है युद्ध का। तो इस दृष्टि से हम प्रायोगिक कार्य करते हैं तो सैन्य विज्ञान का रूप कला हो जाता है। और कला मतलब क्या, मानव का व्यवहारिक जीवन। ठीक है, तो एक प्रकार से कुछ विद्वान जो हैं वो सैन्य विज्ञान को एक कला मानते हैं, यानी कि ये आर्ट का सब्जेक्ट है सैन्य विज्ञान, जबकि कुछ विद्वान जो हैं इसको एक विज्ञान मानते हैं। ओके, अच्छा, सैन्य विज्ञान जो है कला और विज्ञान दोनों का ही मेल है अगर वास्तविक रूप से बताया जाए। यदि एक ओर सैन्य विज्ञान में युद्ध यानी वार के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल हैं, तो दूसरी ओर कलात्मक रूप है, चकमा, छिपाव, गोबन, ये तमाम प्रकार के रूप हैं जो कि कलात्मक दृष्टि को प्रदर्शित करते हैं। एक तरफ जो है सैन्य विज्ञान में जो युद्ध के सिद्धांत हैं वो इसकी जो है वैज्ञानिकता पर एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे खरे उतरते हैं। युद्ध में लामबंदी हो गई, आपूर्ति, संचरण, प्रशासनिक समस्याएं, इन सभी का अध्ययन आप देखेंगे, मनन सैन्य विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाता है। वहीं युद्ध में सेना नायक, गोपन एवं छलावा जैसी विधियां जो अपनाता है वो सैन्य विज्ञान को कलात्मक श्रेणी में प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब ये है कि सैन्य विज्ञान एक विज्ञान और कला दोनों ही है, मतलब कि सैन्य विज्ञान कला तथा विज्ञान का मिला जुला रूप है। तो जब भी आपसे इसकी प्रकृति पूछा जाए तो आप आसानी से बताएंगे कि यह एक सैन्य विज्ञान कला और विज्ञान का क्या है, मिश्रित रूप होता है। तो आप सैन्य विज्ञान के बारे में आपने थोड़ा बहुत जानकारी तो पा ही ली, बस आपको लिखना क्या है इसमें, बस केवल परिभाषा लिख देनी है। गार्डनर महोदय की जो परिभाषा मैंने बताई कि युद्ध या सैन्य विज्ञान के अंतर्गत उस कला का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा कम से कम संभावित सैन्य साधनों को तैयार किया जा सकता है, तो वही होता है आपका सैन्य विज्ञान। ओके, आगे हम समझते हैं। तो ये प्रश्न आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए भाई, सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है, धर्म युद्ध या फिर कूट युद्ध क्या होता है। धर्म युद्ध या फिर कूट युद्ध ये क्या होता है भाई। धर्म युद्ध की बात की जाए या कूट युद्ध की बात की जाए तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिरकार धर्म युद्ध क्या होता है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिरकार धर्म युद्ध जो होता है वो क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद में हम किसके बारे में जानेंगे, धर्म युद्ध के बाद में हम समझेंगे कूट युद्ध के बारे में। तो धर्म युद्ध के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पहला नियम जो धर्म युद्ध का होता है, राजा अपनी बात जो है मनवाने के लिए दूसरे राजा की सभा में पहले दूत भेजता है। ये धर्म युद्ध का नियम होता है कि सबसे पहले अगर कोई मसला होता है दो राजाओं के बीच में तो एक दूत भेजा जाता है, शांति दूत, ताकि जो है अगर वैसे मामला निपट जाए बातचीत के माध्यम से तो ज़्यादा बेटर है। अगर जब बातचीत से मामला नहीं निपटता है तो फिर दिक्कत होती है। क्या होता है, तो सबसे पहला से नियम क्या होता है धर्म युद्ध का कि राजा अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे राजा की सभा में दूत भेजता है। यदि दूसरा राजा बात मतलब कि नहीं मानता है तो युद्ध शुरू हो जाता है, और मान जाता है तो ठीक ही बात है। दूसरा नियम जो है धर्म युद्ध का ये है कि घुड़सवार सैनिक रथी सैनिक पर आक्रमण नहीं करता था। ये धर्म युद्ध का नियम था। आप देखेंगे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता यवस्वा गीता आप पढ़ेंगे तो उसमें खास करके आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से धर्म युद्ध जो होते थे वो महाभारत काल में आप देखेंगे हिंदुओं में खास करके जितने भी हिंदू राजा हुए हैं वो सब धर्म युद्ध के ही पक्षपाती रहे हैं प्राचीन काल के। ओके, तो घुड़सवार जो सैनिक यानी जो घोड़े पर सैनिक बैठा करते थे, या फिर जो एक प्रकार से जो है घुड़सवार सैनिक जो रथी सैनिक हुआ करते थे, यानी रथी सैनिक यानी जो रथ पर सवार रहते थे,
रथ पर सवार जो सैनिक हैं और जो घुड़सवार यानी जो घोड़े पर बैठे हुए हैं, तो घोड़े पर जो बैठे सैनिक हैं वो जो होते थे वो रथी सैनिक यानी जो रथ पर सवार सैनिक है उस पर वार नहीं करते थे। ये बात ध्यान रखेंगे, ये दूसरा नियम है। ओके, वहीं तीसरा नियम जो है इसका ये है धर्म युद्ध का कि कवचधारी योद्धा कवच रहित योद्धा से युद्ध नहीं करता था। यानी जो कवच पहने हैं तो उसी से युद्ध होगा, यानी कि कवच पहने वाला व्यक्ति कवच वाले से युद्ध लड़ेगा, बिना कवच वाला बिना कवच से लड़ेगा, घुड़सवार घुड़सवार से लड़ेगा, रथी रथी से, महारथी महारथी से लड़ेगा। इस प्रकार से पैदल सेना से लड़ेगी, हाथी वाला हाथी से लड़ेगा। इस प्रकार से नियम था किसका? धर्म युद्ध का नियम था। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपके। अच्छा, आगे थोड़ा समझते हैं हम। अच्छा, अगली बात क्या है? कूट युद्ध। कूट युद्ध क्या होता है? कूट युद्ध में छल कपट सब आप देखते हैं, जैसे कूट युद्ध में आप देखेंगे छल हो गया, इसके अलावा कपट हो गया, ठीक है, छल कपट। इसके अलावा आप देखें कूटनीति का प्रयोग खूब होता है कूट युद्ध में। कूटनीति यानी कि जो स्ट्रैटेजी होती है उसको अपना करके लोग युद्ध करते हैं, तो कूटनीति का प्रयोग होता है इसमें। विश्वासघात, इन सभी का प्रयोग किया जाता है कूट युद्ध में। और अश्वत्थामा ने छल कपट से आधी रात के समय धृष्टद्युम्न को और उत्तमौजा, इसके अलावा जो द्रौपदी का 5 पुत्र थे द्रौपदी के, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और जो है युधिष्ठिर के जो 5 पुत्र थे, जो है पर्सनल यानी कि द्रौपदी के ही जो है गर्भ से उत्पन्न हुए जो 5 पुत्र थे, अलग अलग जो है उनके, जैसे युधिष्ठिर का लड़का अलग था, भीम का भी था, यानी 5 लड़के भी थे उनके। तो उन पांचों का युद्ध, मतलब कि रात में जब दुर्योधन क्या होता है, सोता है, मतलब कि दुर्योधन और भीम से युद्ध हो जाता है। लास्ट में जब दुर्योधन पड़ा रहता है उसकी जंगा भीम अपनी गदा से तोड़ देते हैं। अच्छा, गदा युद्ध का भी नियम होता है कि कमर से ऊपर वार नहीं किया जाता था, अगर सॉरी कमर से नीचे, कमर से ऊपर केवल वार किया जाता था गदा युद्ध में। जो गदाधारी अगर कमर से नीचे वार करता था वो एक प्रकार से गदा का सही तरीके से ज्ञान उसके पास नहीं है मान लीजिए। तो भीम ने क्या किया था, चूंकि कसम खाई थी कि मैं जंगा तोड़ूंगा दुर्योधन का, और खास करके भगवान श्री कृष्ण अंत समय में उसको याद दिलवाते हैं। और दुर्योधन को माता गांधारी का ये आशीर्वाद था कि उसकी पूरी शरीर क्या थी, लोहे की थी, बस केवल उसकी कमर जो थी वो क्या थी भाई, उसकी जो जंघा थी, क्योंकि वो एक प्रकार से अपनी माता के समक्ष उन्होंने कहा था कि बिना वस्त्र के आना, तो उस पर वो केले का पत्ता लपेट करके गया था दुर्योधन। तो इसके कारण से जहाँ तक केले का पत्ता था वो मानवीय शरीर ही था, बाकी इसकी शरीर लोहे की हो चुकी थी, यानी कवच स्वरूप हो गया था, उस पर कोई अस्त्र शस्त्र वार नहीं मतलब कि कर सकता था दुर्योधन पर। ये माता गांधारी की तपस्या का प्रतिफल था। तो दुर्योधन कहता है कि अब अश्वत्थामा को अपने खून से राज तिलक कर, मतलब कि मुख्य सेनापति प्रधान सेनापति नियुक्त करता है और कहता है कि जाओ जो है मार करके लाओ अर्जुन, मतलब 5 भाइयों का सर मुझे चाहिए। तब अश्वत्थामा क्या करता है, कूटनीति का प्रयोग करके और जाते हैं विश्वासघात करके, रात में क्या करते हैं, अश्वत्थामा छल कपट के माध्यम से आधी रात को जाते हैं। पहले तो धृष्टद्युम्न को मारता है। धृष्टद्युम्न कौन है, पांचाली द्रौपदी का भाई है, जो कि द्रोणाचार्य को मारता है छल कपट से। द्रोणाचार्य जो है तपस्या पर बढ़ जाते हैं बीच युद्ध में, तो काट देता है सर जा करके, तो इसीलिए धृष्टद्युम्न को मारता है। उत्तमौजा था एक, उसको मारा। उसके अंदर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी कि ये भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव और जो है युधिष्ठिर सो रहे हैं, इसको समझ करके उनको हत्या कर दी। और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि हत्या होनी, इसीलिए भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को अलग लेकर चले गए थे, उस शिविर में नहीं लिटाया था। तो ये था एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे चीज़ें। तो कूट युद्ध ये होता है आपका। समझ में आ गई बातें, क्लियर हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए ना। आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। अच्छा, एक युद्ध और बड़ा फेमस है, दशरथ युद्ध जो है, दशरथ युद्ध बड़ा फेमस है। दशरथ युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच मनमुटाव के कारण से क्या हुआ कि यह युद्ध पारुष्णमी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। दशराग युद्ध है, दशरथ युद्ध या फिर दशराग युद्ध इसको बोला जाता है। तो युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, इसमें एक और राजा सुदास और दूसरी ओर 10 राजाओं की सेना थी, इसीलिए इसको दशराग की सेना बोला जाता है। 10 राजाओं की सेना और राजा सुदास, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ओके, किसके मनमुटाव के कारण से, वशिष्ठ और विश्वामित्र के मनमुटाव के कारण से ये युद्ध हुआ था। तो ये दशराग युद्ध था। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष, चतुरंग बल क्या था। चतुरंग बल क्या था भैया, चतुरंग बल क्या था, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, चतुरंग बल क्या था। चतुरंग बल की बात की जाए तो महाकाव्य काल में आप देखेंगे
महाकाव्य काल में सेना के 4 अंग हुआ करते थे। सेना के कितने अंग हुआ करते थे महाकाव्य काल में? 4 अंग हुआ करते थे सेना के। ओके, पहला तो होता था, पहला अंग कौन सा था भाई? पहला अंग हुआ करता था जो पैदल लोग हुआ करते थे, यानी सेना में भैया जो पैदल हुआ करते थे, 1 मिनट, तो 4 यानी कि चतुरंग मतलब होता है कि 4 प्रकार की सेना थी। तो पहली सेना कौन सी थी? पहली सेना थी यानी जो पैदल हुआ करते थे सेना में, कैसे थे? जो पैदल थे आपके। ओके, दूसरी कौन सी सेना थी आपकी? दूसरी सेना थी जो रथ पर सवार थे। ठीक है, तो ये चतुरंग आप समझ लीजिए। तो एक तो होते थे पैदल वाले, एक होते थे रथी यानी जो रथ पर सवार थे, एक होते थे अश्वारोही यानी जो अश्व पर सवार होते थे यानी घोड़ों पर बैठे रहते थे सैनिक, वो तो एक अश्व वाले थे। और जो अगला था चौथा आपका, वो कौन सा था? गज, यानी गज माने हाथी वाले, तो जो हाथी पर सवार होते थे। तो ये 4 प्रकार के जो है चतुरंग बल, इन्हीं को कहा जाता था कि 4 तरफ से एक पैदल सेना होती थी, आगे चलती थी, पहले 2 घोड़े मतलब कि घोड़े वाले अश्व वाले थोड़ा आगे चलते थे, कुछ मात्रा में पीछे, बीच में इस प्रकार सजाई जाती थी सेना। तो पैदल, रथी और अश्व और गज। ओके, अच्छा, रथ पर भी जो सवार होते थे वो राजकुमार वगैरह हुआ करते थे, जिनको महारथी वगैरह बोला जाता था। तो इस प्रकार से 4 जो थे ये क्या थे? ये चतुरंग बल के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गई बातें? और इसको ही चतुरांगड़ी सेना या चतुरंग बल कहा जाता था। तो आपने चतुरांगड़ी सेना का नाम सुना होगा। चतुरांगड़ी मतलब कि 4 बल, यानी कि पैदल, रथी, अश्व और जो है गज यानी हाथी वाले। तो ये चतुरांगड़ी सेना थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं। तो चतुरंग बल आपके समझ में आ गया। अगला प्रश्न है, हर्षकालीन सैन्य व्यवस्था पर मतलब व्यवस्था किन बातों पर आधारित थी? हर्षकालीन जो व्यवस्था थी, हर्षवर्धन को जानते होंगे आप, तो हर्षवर्धन के समय की जो सैन्य व्यवस्था थी वो किन बातों पर आधारित थी भैया? तो हर्षवर्धन की जो सैन्य व्यवस्था थी तो वो एक प्रकार से कई बातों पर आधारित थी। जैसे पहली बात, सैन्य संगठन इसका बड़ा अच्छा था। दूसरी बात, सैनिक भर्ती भी हुआ करती थी समय समय पर। तीसरी बात, वेतन आदि की व्यवस्था भी यहाँ पर अच्छे खासे मात्रा में थी। चौथी बात थी हर्षकालीन सैन्य व्यवस्था की सैनिकों का प्रशिक्षण भी होता था, ट्रेनिंग होती थी। पांचवी बात ही कि जो है शस्त्र अस्त्रों की व्यवस्था भी इनके यहाँ पर अच्छी मात्रा में थी। इसके अलावा जो है छठवीं बात यही जो है यहाँ पर किलेबंदी भी जो है हर्षवर्धन के समय में थी। और सातवीं बात है कि सातवीं बात कौन सी? युद्ध यात्रा एवं वाद्य यंत्र का भी प्रयोग यहाँ पर किया मतलब कि होता रहता था समय समय पर। तो इस प्रकार से हर्ष सैन्य व्यवस्था की ये बातें जो थी मतलब हर्ष सैन्य व्यवस्था इन सभी बातों को मिलकर के बनी हुई थी, यानी कि इन पर आधारित थी। किस पर? सैन्य व्यवस्था, वेतन आदि की व्यवस्था, सैनिक भर्ती, ठीक है, सैनिकों का प्रशिक्षण, शस्त्र अस्त्रों की व्यवस्था, किलेबंदी, युद्ध यात्रा और वाद्य यंत्र, ये सब क्या थे? हर्षकालीन सैन्य व्यवस्था पर जो है एक प्रकार से हर्षकालीन सैन्य व्यवस्था के अंग या फिर हर्ष सैन्य व्यवस्था, हर्षकाल की जो सैन्य व्यवस्था थी वो इन बातों पर डिनोट करती थी यानी आधारित थी। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी? ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। तो इतना लिख देंगे, हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न 5वां नंबर, राजपूतों के दुर्ग कैसे थे? राजपूतों के दुर्ग कैसे हुआ करते थे भैया? तो दुर्ग मतलब किला, यानी कि जैसे कि जहां कोई आक्रमण करे तो सबसे पहले उनको दुर्गों को तोड़ना पड़े, चौतरफा किलेबंदी कर देना ही दुर्ग कहलाता था। बड़े बड़े दुर्ग हुआ करते थे जिनको तोड़ना मुश्किल होता था। तो राजपूतों के दुर्ग बहुत मजबूत हुआ करते थे और इसके साथ ही साथ कला की दृष्टि से राजपूतों के दुर्ग बड़े उत्तम नंबर 1 माने जाते हैं। और अकबर की विशाल सेना चित्तौड़ के किले को बिना बारूद के जीत नहीं सकती थी, मतलब जीत नहीं सकी। आप देखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गया अकबर कि किला टूट ही नहीं रहा, बहुत जतन किया, बहुत प्रयास किया, उसके बाद में जो है जब तोपें जो है उस पर चलाई गई, तब उसके बाद में जो है चूँकि यहाँ पर तोपों का विकास था नहीं, मतलब कि जो वो होता है बारूद वगैरह तोपों का, तो इसीलिए उसके मतलब रक्षित नहीं बनाया गया था। बाकी बाद में ऐसे भी किले बने जो कि तोप के द्वारा भी रुक सकते थे कुछ समय तक। तो बारूद के बिना जीत नहीं सकती थी जो अकबर की सी विशाल सेना थी। और सभी राजपूत राजाओं के राज किले होते थे हमेशा, मतलब राज किले बनाए जाते थे ताकि जो है कोई आक्रमण करे बाह्य आक्रमणकारी तो उससे रक्षा हो सके। और इसी के अलावा आज भी आप देखेंगे जो है राजस्थान में आप जाइएगा तो बड़े बड़े दुर्ग और किले आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि हमको एक प्रकार से लगेगा कि हम मूवी देख रहे हैं। कोई जो मूवी वगैरह की शूटिंग होती बड़े बड़े किलों की राजस्थान में खास करके होती है। तो ये होता है एक प्रकार से राजपूतों की व्यवस्था थी, राजपूतों के दुर्ग ऐसे थे। ये बात क्लियर हो गई आपकी। राजपूतों के बारे में आपकी बातें क्लियर हो गई। राजपूत जो शब्द है, राजपूत मतलब राजा का पुत्र होता है और अपभ्रंश एक प्रकार से होता है,
कहने का मतलब है कि राजा मूल रूप से वे आर्यों की योद्धा वर्ग के हुआ करते थे। राजपूत क्षत्रिय जो थे क्षत्रिय जाति के एक हुआ करते थे, क्षत्रिय जाति की एक शाखा थी, उन्हीं को राजपूत कहा जाता है। तो ये राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में थे और राजपूतों की हार के कई भी कारण थे। लगातार ये लोग जो हारते थे, चूँकि हिंदुओं के मुकाबले तुर्कों के जो घोड़ों पर सवार यानी घुड़सवारों की संख्या थी वो अधिक भी थी और प्रशिक्षित भी थे वो लोग। और राजपूतों में समरतंत्र पिछड़ा हुआ था और संगठन की कमी भी थी, घमंड की भावना इनमें अधिक होती थी और ये मुसलमानों को अपने मतलब कि मुसलमानों से अपने को श्रेष्ठ हमेशा समझते थे। और जब भी आप देखेंगे कि आप अपने आप में बहुत श्रेष्ठ समझेंगे तभी वही हार का कारण बनेगी। और इसीलिए मुग़ल लोग जो है राजपूतों को हराने में सफल होते हैं, चूँकि ये लोग एक प्रकार से इस प्रकार की कमियां थीं इनके अंदर। युद्ध भूमि में जो है हाथियों के विपरीत कार्य नहीं किया इन लोगों ने और कई प्रकार की चीज़ें थी जिनके कारण से राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी डटे रहे हैं तो समय तक। और आज भी वो शान आप देखेंगे राजपूतों के अंतर्गत होती है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। राजपूत जो होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा जुनून और जज्बा तो होता ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका 6वां नंबर प्रश्न है 1947 से 1948 का पाकिस्तान आक्रमण कब प्रारंभ हुआ? बताने का प्रयास करेंगे। 1900 प्रश्न बड़ा अच्छा, 1947 से 48 का पाकिस्तान जो आक्रमण है वो कब प्रारंभ हुआ? तो आप देखेंगे उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से लगभग 5000 कबायली जो थे वो 22 अक्टूबर का दिन था, 22 अक्टूबर का समय है 1947 1947 22 अक्टूबर 1947 को 5000 कबालाई मतलब कि कबायली जो हैं वो कश्मीर में घुस आते हैं और कबायली अफ़गानिस्तान के खास करके हैं। और ये जिन्ना जो था इसने कबायलियों को एक प्रकार से न्योता दिया कि जाओ भारत में। और चूंकि हरी सिंह जो राजा थे कश्मीर के वो कह रहे थे, बहुत ज़्यादा टिनिक रहे थे कि हम जो है भारत में नहीं मिलेंगे, ऐसा है। और चूंकि जम्मू कश्मीर की जनसंख्या मुस्लिम ज़्यादा थी, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और राजा वहाँ का हिंदू था, यानी हरी सिंह जो थे वो हिंदू थे। जनसंख्या तो चाह रही थी कि पाकिस्तान में मिले, अच्छा रजबा चाह रहा था, हरी सिंह जो थे वो सोच रहे थे अकेले रहेंगे और हमारा खुद का देश बनेगा, कश्मीर एक प्रकार से स्वतंत्र अपना रहेगा। अब हुआ क्या कि जिन्नमा तुरंत क्या किया, कबायलियों को 5000 कबायलियों को भेज दिया कि जाओ और जो है कब्जिया लो इसको। तो कश्मीर में वो लोग जो है कबायली घुसते चले आए। इस प्रकार से क्या हुआ कि कश्मीर में जब घुसे वे सब राइफलों, मशीन गनों और मोटार से लसोलैस हुआ करते थे। और उन्होंने सबसे पहला आक्रमण सीमांत के 2 नगरों दोमल और मुजफ्फराबाद से किया। उसके बाद गिलगिट, स्कार्द, हाजी पीर दर्रा, पूंछ जो पड़ता है कश्मीर में ही, रजौरी, झांगर, झब और पीर पंजाल की जो पहाड़ियाँ हैं, पीर पंजाल, दर्रा वर्रा, इन सभी पहाड़ियों को काफ़ी हानि पहुंचाई और यहाँ तक जो है प्रकार से वो लगातार आगे बढ़ते रहे। तब हरी सिंह जो है लास्ट में क्या बोलते हैं कि भैया बचा लो। नेहरू के पास यहाँ पर जो है फ़ोन लगाया कि भाई बचा लो किसी तरीके से हमको, उनके पास सरदार पटेल जी ने कहा अच्छा रुको मुन्ना, पहले नहीं मान रहे थे, कहा हाँ भैया नहीं मान रहे थे, अब मान रहे हैं, सदबे का जवाब दे दे उसी पे साइन में कर दूंगा। इस हिसाब से क्या हुआ, राजा हरी सिंह साइन कर दिए कि मैं जो है विलय पत्र में एक प्रकार से क्या करता हूँ, घोषणा करता हूँ और कश्मीर आज से भारत का अंग रहेगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि वो साइन करते हैं और सरदार पटेल सेना को भेजते हैं और फिर इनको खदेड़ करके खदेड़ करके कश्मीर से बाहर निकालने का प्रयास होता है। लगातार सेना जो है भारतीय सेना लगातार पछाड़ती हुई कबायलियों को आगे बढ़ती चली जाती है और तब तक सुबह होती है। और इधर नेहरू जी क्या करते हैं, इधर नेहरू जी अपना जो है तुरंत ऑल इंडिया रेडियो उठाए, सुबह का समय था, बोले कि मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं। अरे भाई अब आपने युद्ध शुरू ही नहीं किया था तो युद्ध विराम आप कैसे कर सकते हो, पर सरदार पटेल ने शुरू किया था। सरदार पटेल ने कहा था जो आज कश्मीर का मुद्दा फंसा हुआ है कि हाँ मतलब कि फंसा हुआ था अभी तक, कि जो पीओके का भी मुद्दा फंसा हुआ है। पीओके जो है पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर, वो खास करके ये नेहरू की है एक प्रकार से थोड़ी लचीलापन जो नेहरू का, इसी कारण से आप देखेंगे कि ये जो पीओके का हिस्सा आज पाकिस्तान के अंडर में है वो भारत के अंडर में हो जाता। अगर सरदार पटेल सेना जो भेजे थे अगर रोके ना होते नेहरू तो शायद आज जो है कुछ नक्शा अलग होता भारत का। ओके, तो इस प्रकार से चीज़ें हुई। तो ये था 1947-48 के पाकिस्तान आक्रमण का प्रारंभ जो मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न सैन्य संगठन के 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। सैन्य संगठन के 2 प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं बताएं, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो सैन्य संगठन के पहला उद्देश्य ये होता है
किसी भी सैन्य संगठन का पहला उद्देश्य ये होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बता दें, सैन्य संगठन का पहला सिद्धांत जो होता है या पहला उद्देश्य जो होता है, बात की जाए तो जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको बताया जाए, भारतीय सशस्त्र सेना का उद्देश्य देश की आंतरिक शक्ति, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना, संकट के समय में सहायता करना। सबसे पहला सिद्धांत यही होता है कि जिस भी राष्ट्र का सैन्य संगठन हो, जिस भी देश का सैन्य संगठन हो, वह देश या वह राज्य, या फिर वह राज्य का मतलब यहाँ पर देश से ही लीजिएगा, ओके, तो वह देश क्या करे, सबसे पहले अपनी आंतरिक शांति मतलब आंतरिक जो शक्ति है उसको जाने, उसको ठीक करे, इसके अलावा बाह्य आक्रमणों से रक्षा करे। ओके, सैन्य संगठन इसीलिए तो बनाया था ताकि जो है अगर कोई देश हम पर हमला करे या कोई हमला करे तो हमारा सैनिक जो है उससे हमारी रक्षा करे, ओके, और संकट के समय सहायता करे, इसीलिए जो है सैन्य संगठन बनाया जाता है। तो पहला उद्देश्य तो यही होगा। दूसरा उद्देश्य ये होता है, संगठन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें उद्देश्य को पूरा करने की क्षमता हो। दूसरा उद्देश्य क्या होता है, दूसरा उद्देश्य सैन्य संगठन का स्वरूप होता है, यानी उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो मजबूत होना चाहिए। तो चूंकि संगठन का स्वरूप अगर नहीं होगा सही तरीके से तो फिर दिक्कत होगी, और ऐसा स्वरूप होना चाहिए जिससे सारे के सारे उद्देश्य जो जनता के हैं, मतलब जो एक प्रकार से उद्देश्य यानी कि जो बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा करना, संकट के समय सहायता करना, या जो है देश में आंतरिक शक्ति, ये तमाम प्रकार के जो उद्देश्य हैं इनकी पूर्ति हो सके, इस प्रकार का स्वरूप सैन्य संगठन का होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है इसका। ओके, तो इस प्रकार से दो उद्देश्य बड़े फेमस है जो कि मैंने आपको बता दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक संगठन कैसा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक संगठन कैसा था, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी तो जानते हैं ना, जो ब्रिटेन की एक प्रकार से कंपनी थी जो भारत में राज करने आई थी, खास करके उसी की मैं बात कर रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसका कंपनी का सैनिक संगठन कैसा था, प्रश्न पूछ रहा है। तो पहली बात है ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक संगठन की कि सन 1752 ईस्वी की बात है। सन 1752 ईस्वी में कंपनी के सैनिकों की एक जो है ग्रेनेडर कंपनी बनाई गई थी। इसमें कई बटालियनें जो है बनाई, मतलब कि कई बटालियनें होती थी जो ग्रेनेडर कंपनी बनाई गई थी। उसमें 1792 ईस्वी की बात है, उसमें कंपनी के सैनिकों की एक ग्रेनेडर कंपनी बनाई गई थी, और इस ग्रेनेडर कंपनी में कई बटालियनें होती थी। दूसरी बात कि एक ग्रेनेडर कंपनी में 8 कंपनी, मतलब कि एक ग्रेनेडर कंपनी जो थी वो 8 कंपनियों में विभाजित थी। तो एक ग्रेनेडर कंपनी 8 कंपनियों में विभाजित थी। और तीसरी बात इसकी है कि भारतीय बटालियन जो हुआ करती थी, भारतीय बटालियन का जो उच्च अधिकारी हुआ करता था वो अंग्रेज हुआ करते थे। तो भारतीय जो उच्च एक प्रकार से भारतीय जो बटालियन हुआ करती थी उसके अधिकारी जो होते थे, यानी शासन वगैरह, यानी जो जिनको नियम बनाने हैं, जिनको आज्ञा देनी है, वो अंग्रेज के अधिकारी हुआ करते थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रकार से सैनिक संगठन था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार से सैनिक संगठन इनका था। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति के अनुसार राजदूत के कार्य क्या हैं। इन सभी को ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, चर्चा तो मैं कर रहा हूँ। मनुस्मृति के अनुसार राजदूत के क्या कार्य होते बताएं। मनुस्मृति जानते हैं, मनु ने लिखा है मनुस्मृति, हिंदुओं का एक प्रकार से जो उसमें नियम कायदे है उसके बारे में बताया गया मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति के अनुसार राजदूत, यानी राजदूत समझ रहे हैं, यानी कि किसी के राजा का दूत जो होता है उसके क्या कार्य होते थे किसी भी राजा के। तो पहला इसका कार्य हुआ करता था जो है राजा का, राजदूत का क्या, कि मैत्री संबंधों की स्थापना करना। जैसे आजकल राजदूत होते हैं, जैसे अमेरिका का राजदूत भारत में है, भारत का राजदूत अमेरिका में है, रूस का जो है एक प्रकार से, मतलब हर देश का राजदूत हर देश में होता है, ताकि वहाँ के अगर निवासी कोई जाए उसको कोई खतरा हो या फिर कोई दिक्कत हो तो अपने जो है उसमें चला जाए, जो है राजदूतागृह जो होता है उसमें चला जाए ताकि उसको सुरक्षा हो सके उसकी। तो मनुस्मृति के अनुसार राजदूत के कार्य क्या थे भाई। पहला कार्य था कि मैत्री संबंधों की स्थापना करना। दूसरा कार्य क्या था, दूसरा कार्य था कि शत्रु सैन्य को नष्ट करने के उपाय ढूंढना। शत्रु सैन्य को नष्ट करने के उपाय ढूंढना ये भी राजदूत का ही कार्य हुआ करता था। और तीसरा कार्य जो बताया मनुस्मृति में बताया गया है कि राजदूत का शत्रु, मतलब कि राजदूत का कार्य ये था कि शत्रु पक्ष की गतिविधि पर हमेशा नज़र बनाए रखे, ताकि कोई भी अगर गतिविधि शत्रु करता है तो उसकी तुरंत जानकारी जो है क्या हो, जो राजा है उसके पास पहुंचा दी जाए। तो राजदूत के ये भी कार्य हुआ करते थे। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, कभी कभी आपसे पूछता कि अटवी बल क्या होता है।
अटवी बल जानते हैं क्या होता है? अटवी बल नाम सुना है कभी आपने? अटवी बल, अटवी बल मतलब होता है, जो अटवी बल होता है यह सेना लूटपाट करने वाली असभ्य एवं जंगली जातियों के लोगों के द्वारा निर्मित होती है, उसी को अटवी बल कहते हैं। जो कि जंगली जातियाँ जो होती हैं, जो असभ्य लोग या जंगली जातियाँ होती हैं, उनके द्वारा बनाई जाने वाली एक संस्था जो कि लूटपाट करती है जंगलों में, वो खास करके अटवी बल कहलाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अमित्र बल क्या होता है? अमित्र बल जो होता है इसको शत्रु सेना भी कहा जाता है, और शत्रु राजा के पराजित होने के उपरांत अपने अधिकार में ले गई जो शत्रु सेना होती है उसी को अमित्र बल कहा जाता है। यानी मान लेते हैं कोनो ए राजा था ए नाम का, और बी राजा पर आक्रमण किया, और ए राजा जो है बी राजा को मार देता है। अब क्या होता है, जो बी राजा की जो सेना थी यानी कि CDE यानी कि जो 3 सेना थी ये बच गई युद्ध में, लेकिन राजा मर गया। राजा मर गया तो ये जो जितने सैनिक हुआ करते थे ये इस राजा के दास हो जाते थे। अच्छा, अभी इस राजा के दास तो कुछ राजा क्या करते थे, इनको अपने सेना में जो है जगह दे देते थे। तो जो इन सेना की बटालियन होती थी उसी सेना को अमित्र बल कहा जाता था। ओके, अमित्र बल यानी कि ये शत्रु बल है, इसीलिए आ माने होता नहीं, मित्र माने होता है मित्र, यानी मित्र नहीं है तो यानी कि शत्रु नहीं है ऐसा नहीं कहते थे, ताकि उनके मन में थोड़ा सा वो ना बने, तो इसीलिए आमित्र बल ये कहते हैं इन्हीं को। ओके, ये बात क्लियर हो गई आपकी। तो अच्छा, मौल बल क्या होता है ये भी समझ लीजिए, सारी चीज़ों को जान लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो अगर कोई भी चीज़ आपसे पूछे। मौल बल क्या होता है? मौल बल आप पढ़ा ही रहा हूँ तो जान ही लो भाई, मौल बल क्या होता है। मौल बल जो होता है या सेना अस्थायी रूप से राजधानी सुरक्षा के लिए रखी जाती थी, उसी सेना को यानी कि मौल बल कहा जाता था, जो कि किसके राजधानी जो हुआ करती थी, राजा मतलब कि राज्य की राजधानी जो थी उसी राजधानी में जो सेना रखी जाती थी, ताकि वो राजधानी यानी किला, जो राजधानी का किला है उसकी रक्षा की जा सके, तो वहाँ पर रखी जाने वाली सेना को मौल बल कहा जाता था। और इसको नियमित रूप से तनख्वाह भी मिलती थी, ताकि ये बहुत ज़्यादा ईमानदार होने चाहिए, और इनकी एक प्रकार से सारी चीज़ें, इनको खास ट्रेनिंग भी दी जाती थी जो मौल बल होते थे। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, मौल बल से ही समझ में आ गई। मृतक बल भी एक चीज़ है, मृतक बल। मृतक बल क्या होता है भाई? मृतक बल की बात की जाए तो मृतक बल जो होता है ये सेना वेतनभोगी सेना होती थी, जिसका प्रयोग मौल बल के कम हो जाने पर किया जाता था। यानी ये एक प्रकार से ऐसी सेना होती थी जो कि पड़ी रहती थी, यानी कि मृतक स्वरूपा, मतलब कि एक प्रकार से कहीं पर सेना है उनको छुट्टी पर रखा गया है। जब क्या होता था, धीरे धीरे मौल बल में कम, मतलब कि मौल बल जो था उनकी संख्या कम हुआ करती थी, यानी राजधानी के किले में जो सैनिक होते थे जब कम हुआ करते थे तो इन सैनिकों को हायर कर लिया जाता था, यानी इन सैनिकों को बुला लिया जाता था कि आओ भैया अब तुम जो है यहाँ की रक्षा करोगे। तो इस प्रकार से कुछ बल थे जो कि मैंने आपको बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ओके, क्लियर हो गई बातें, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, वैदिक कालीन अस्त्र शस्त्रों के बारे में आप क्या जानते हैं? वैदिक कालीन अस्त्र शस्त्रों के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी वैदिक काल समझते हैं क्या होता है? वैदिक कालीन जब वेदों का काल चल रहा था, जब वेदों की रचना हुई थी, खास करके वैदिक काल में आप देखेंगे वैदिक संस्कृत का बोलबाला था, संस्कृत भाषा उस समय थी जो कि भाषा में मुख्य है, मधुर है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादेपि सुभाषितम। भाषाओं में मुख्य मधुर एवं देववाणी कही जाती है संस्कृत। तो उस समय की जो भाषा थी वो वैदिक संस्कृत थी। अच्छा, संस्कृत भी दो प्रकार की है, एक वैदिक है और एक लौकिक। ओके, तो वैदिक संस्कृत जो है वैदिक कालीन की भाषा थी। तो उस समय जब वेदों का युग चल रहा था, वेदों का समय चल रहा था, वैदिक काल चल रहा था, उस समय अस्त्र शस्त्रों के बारे में, मतलब कि वैदिक काल में क्या जानकारी मिलती है या वेदों में जो है अस्त्र शस्त्र के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो वैदिक कालीन अस्त्र शस्त्र तमाम प्रकार के हुआ करते हैं, जैसे कि वैदिक काल में एक शब्द आता है सूक्ति। क्या ना शब्द आता है? सूक्ति। वो सूक्ति दूसरी है जो मैं बता रहा हूँ, वो जो आप समझ रहे हैं। एक होता है सूक्ति, सूक्ति माने होता है भाला। सूक्ति माने क्या होता है? भाला। तो वैदिक काल में भाला को सूक्ति कहा जाता था, और वहाँ पर भाले शस्त्र का वर्णन, अस्त्र शस्त्र जो होता है उसमें भाला का वर्णन मिलता है। इसके अलावा दूसरा शस्त्र है, इसको श्रिक कहा जाता था, श्रिक। ठीक है, श्रिक। और श्रिक क्या होता था? श्रिक माने बल्लम। बल्लम जानते हैं? बल्लम होता है गांव वगैरह में आप जानते होंगे बल्लम। तो बल्लम जो होता है इसी को श्रिक कहा जाता था वैदों में। ओके, संस्कृत का शब्द है। इसके अलावा जो है आसी, आसी समझ रहे हैं ना? आसी तो जानते होंगे कि नहीं जानते हैं? आसी, आसी भी वैदिक कालीन ही अस्त्र शस्त्र है। आसी का मतलब होता है भैया, आसी का मतलब होता है सबसे जो बाहुबली या सॉरी कटप्पा की क्या फेमस है? कटप्पा की क्या फेमस है भैया? तलवार फेमस थी कटप्पा की। तो आसी माने क्या होता है? तलवार।
असी माने क्या होता है? तलवार। तो ये भी वैदिक कालीन अस्त्र शस्त्र है, तलवार भी, और मतलब उसको असी कहा जाता था। अच्छा, मुगदर किसे कहा जाता था? मुगदर भी इसी काल का है, वैदिक काल का ही क्या है? मुगदर। तो ये सब लिखेंगे आप आसानी से, मुगदर। मुगदर जो होता था ये वैदिक कालीन ही अस्त्र शस्त्र है। कौन? मुगदर। मुगदर मतलब मुगदर ही, मुगदर समझते हैं ना, थोड़ा सा होता है मोटा सा, जो आजकल पहलवान लोग पीछे से घुमाने के काम आता है, तो मुगदर वो होता था। ठीक है, इसके अलावा और अस्त्र शस्त्र जैसे कि दिधु, ये भी एक अस्त्र शस्त्र हुआ करता था उस समय। असनी, ठीक है, असनी, असनी माने ये वाला असनी, ठीक है, असनी ये भी एक अस्त्र शस्त्र हुआ करता था। तो इस प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग जो है युद्धभूमि में किया जाता था, जो कि ये वैदिक कालीन अस्त्र शस्त्र थे, जो कि मैंने आपको कह सुनाया। ओके, क्लियर हो गई बातें। अच्छा, रामायण और जो है महाभारत काल में कौन सी अस्त्र शस्त्र थे? तो रामायण और महाभारत काल में आप देखेंगे जैसे कि जो है तमाम प्रकार के अस्त्र होते, जैसे कि वायु अस्त्र हुआ था, वाव्ययास्त्र। ओके, अलावा फिर इसके बाद में अग्नि अस्त्र हुआ करता था, वरुणास्त्र हुआ करता था, सेंद्र मतलब कि सेंद्र या मतलब कि अस्त्र हुआ करता था। ओके, इसके अलावा गरुड़ अस्त्र था, नारायण अस्त्र था, सुदर्शन चक्र। इस प्रकार के जो थे ये महाभारत काल और रामायण काल में आप देखेंगे इन अस्त्रों का प्रयोग हुआ करता था। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा कि आखिरकार क्या क्या चीज़ें थीं, और इन प्रकार के अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से बता ले जाएंगे। अब देखते हैं हम लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं, इनकी संख्या आपकी 8 दी होती है, लेकिन करने कितने होते हैं? केवल और केवल 5 प्रश्न के उत्तर देने होते खंडवा से। ओके, एक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना होता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष दिया गया है कि सैन्य विज्ञान, दूसरा प्रश्न है पूरे के पूरे पेपर का, लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि सैन्य विज्ञान की उपयोगिता के प्रमुख कारण क्या हैं, और यही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। प्रश्न है कि सैन्य विज्ञान की उपयोगिता के प्रमुख कारण क्या हैं? सैन्य विज्ञान की उपयोगिता क्यों पड़ी मानव जीवन में? मनुष्य को क्यों सैन्य विज्ञान पढ़ना पड़ा? इसकी आखिरकार क्या क्या उपयोगिता है, और उपयोगिता इसकी क्यों पड़ी, यानी उसका कारण क्या है, बताएं। तो देखें भाई, पहला कारण इसका यही है, लिखें सभी लोग, यानी कि व्हाट आर द जो है मेन रीजन्स ऑफ द यूटिलिटी ऑफ मिलिट्री साइंस, बताएं। तो पहला कारण इसका ये है कि सामाजिक विकास के लिए उपयोगी है सैन्य विज्ञान। सामाजिक विकास के लिए सैन्य विज्ञान उपयोगी है, इसलिए इसकी उपयोगिता पड़ी। दूसरी बात, दूसरा कारण, सेनाओं पर प्रजा का नियंत्रण रहता है। किस पर? सेनाओं पर प्रजा का नियंत्रण रहता है, इसीलिए सैन्य विज्ञान की उपयोगिता पड़ी। तीसरा कारण इसका ये है मेरे भाई, तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि युद्ध के द्वारा नवीन इतिहास का निर्माण होता है। किसके द्वारा? युद्ध के द्वारा नवीन इतिहास का निर्माण होता है, इसलिए सैन्य विज्ञान की उपयोगिता पड़ी। ये तीसरा कारण है। चौथा कारण कौन सा हो सकता है? चौथा कारण, राजनीति को चलाने के लिए, यानी कि राजनीति को क्रियान्वित करने का एक माध्यम है क्या? सैन्य विज्ञान। राजनीति आगे बढ़ेगी, सैन्य विज्ञान जब होगा तभी राजनीति आगे बढ़ेगी, तो राजनीति को क्रियान्वित करने का एक माध्यम होता है सैन्य विज्ञान। चौथा कारण इसका है, जो कि इसकी उपयोगिता प्रासंगिक है आज भी। चौथा कारण ये है कि पांचवा कारण है इसका, चौथा तो हो ही गया। पांचवा कारण है कि राजनीतिक सुरक्षा तथा संगठन के लिए आवश्यक है राजनीति विज्ञान। राजनीतिक सुरक्षा और जो है संगठन के लिए आवश्यक है कौन? राजनीति विज्ञान, इसीलिए इसकी उपयोगिता है। और छठवां कारण इसका ये है कि शांति की स्थापना के लिए भी सैन्य विज्ञान पढ़ाया जाता है, और इसकी उपयोगिता आज भी प्रासंगिक है। ये 6 कारण थे जो कि मैंने आपको बता दिए। इतना लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा बड़े ही आसानी से। ओके, क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार और भी कैसे प्रश्न आपसे पूछा जा सकते हैं एग्जाम्स में। देखिए, अगला प्रश्न, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से। चले, अगला प्रश्न आप देखिएगा सभी लोग फटाफट से। तीसरा नंबर प्रश्न है कि रामायण तथा महाभारत, यानी कि महाकाव्य काल जिसको कहते हैं, रामायण और महाभारत का जो समय काल है, इसी काल को शॉर्ट फॉर्म में महाकाव्य काल के नाम से जाना जाता है। तो महाकाव्य काल के युद्धों की 5 विशेषताएं बताइए। आपसे पूछा जा रहा है कि महाकाव्य काल की 5 विशेषताएं बताइए, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो रामायण और महाभारत के युद्ध की कई सारी विशेषताएं हुआ करती थीं, तो 5 ही पूछी गई हैं। 5 विशेषताओं को हम जान लेते हैं बड़े आसानी से। पहली विशेषता थी रामायण और महाभारत काल के युद्धों की, पहली विशेषता ये थी कि दोनों युद्ध विशाल शक्तियों के मध्य लड़े गए थे। यानी कि आप देखें, चाहे रामायण का युद्ध हुआ है, राम और रावण का युद्ध, ये भी विशाल सेना थी और विशाल शक्तियों के साथ हुई है। राम जी भगवान स्वयं थे, मर्यादा पुरुषोत्तम की श्रेणी में भूमिका निभा रहे थे, और इधर रावण जो था पंडित विज्ञानी था,
रावण भी बड़ा विद्वान था, इसको पूरा का पूरा शिवतांडव पाठ किया करता था, भगवान शिव का पक्का पुजारी था। शिवतांडव जानते होंगे, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तंगमालिकम डमट डमट डमन्नाट बड्डमरवयम चकार चंडतांडवम तनुत्तनस्सिव शिवम जटाकटाः संभ्रमं निलिप लिप निर्झरी बिलोल बच्च बल्लेरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद अज्जब लाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरी रति प्रतिक्षण ममा धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंद बंधुरा फृद्दिगद संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्धुरापति खचित दिगंबरे मनोविनोत में दोस्तोनी। इस प्रकार से है, तमाम और भी आगे है, हालांकि सारा पढ़ेंगे समय ज़्यादा आपका लग जाएगा। तो ये था रावण, जो था बहुत वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा विचारक भी था अपने समय का। ओके, पुष्पक विमान कुबेर ने बनाया, उनसे जो है मांग लिया। लंका भगवान शंकर ने बनाई, उनसे ले लिया। अब आप सोचो, इसने कुछ किया नहीं था, ये लंका स्वयं नहीं बना था, ये विश्वकर्मा जी से, मतलब विश्वकर्मा जी से बनवाया था। किसने? भगवान शंकर ने, अपने आप को रहने के लिए। माता पार्वती ने कहा था कि जो है तुम जो है विष्णु भगवान को देखो और भी इंद्र को देखो, वहाँ पर रह रहे हैं, और आप जो है यहाँ पर पर्वत पठार पर पड़े हुए हो, भांग खाते हो, ये है दुनिया भर का, ये सब बात कर रही थी। तो भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक है, चलो सोने की लंका बना रहे हैं ताकि वहाँ पर कोई पहुँच ना सके। तो एकदम से समुद्र के बीचों बीच में जो है लंका नगरी की स्थापना भगवान शिव ने करी है। ओके, और भगवान शंकर ने लंका नगरी की स्थापना करी। और जब वहाँ पर गए तो घर भोज के लिए क्या किया, पंडित बुलवाए गए। तो उसमें उस समय सबसे प्रख्यात विद्वान जो था वो रावण ही था, बहुत बड़ा पंडित था। तो उसको बुलवाया गया, तो जो उसने पूजा करवाई तो उसको मन में भा गई, लंका बड़ी अच्छी लगी। तो रावण ने कहा कि भैया अब जो है इसकी दक्षिणा जो है यही आप हमको संकल्प कर दो लंका। तो देखें, भगवान शंकर के कर्म में ही नहीं लिखा था कि वो लंका में रहें, तो रावण को मिल गई लंका, रावण ने ले लिया। और इसी प्रकार से जो उसको अच्छा लगता था रावण को, अगर सही से मिलती थी तो ले लेता था, नहीं तो छीन लेता था। ओके, तो राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ, तो बड़ा भारी संग्राम था। महाभारत का युद्ध भी आप देखेंगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युवत्सवात् माम का पांडवस्य। इस प्रकार से आप देखेंगे, संजय से धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि मेरे और पांडव के पुत्रों में किस प्रकार से युद्ध होने जा रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, इसको बताओ जरा सा। संजय के पास दिव्यदृष्टि थी, और बड़ी सेना दुर्योधन के 100 भाई इधर, 5 भाई पांडव के इधर आप दुर्योधन के साइड में देखेंगे जो है भीष्म पितामह, जो कि अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया करते हैं। आचार्य द्रोण, जिनकी एक प्रकार से महिमा मंडन करते हुए जीभ थक जाती है कि हाँ कितने ज़्यादा बलशाली थे। इसके अलावा आप देखेंगे कृपाचार्य जैसे वीर, अश्वस्थामा गुरुपुत्र स्वयं बहुत ज़्यादा विद्वान भी था अश्वस्थामा, और बहुत ज़्यादा एक प्रकार से बली भी था। और इसके अलावा और अमर भी था अश्वस्थामा। और उनकी तरफ आप और भी देखेंगे बड़े बड़े योद्धा, कर्ण जैसा महान योद्धा, जो कि इनकी भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर सभी के गुणों को समाहित करने, मतलब कि पूरा का पूरा गुण उसके अंदर, यानी कि युधिष्ठिर के समान वो न्यायोचित था, मतलब कि बहुत अच्छा था। ठीक है, इसके अलावा सहदेव की भांति पंडित था, नकुल की भांति सुंदर था, अर्जुन की भांति जो है धनुर्धर था, भीम के समान योद्धा यानी कि बली था। तो उसके अंदर पांचों के गुण भी विद्यमान थे, और सभी को एक बार युद्ध में हरा भी दिया था। वही होता है कि हाँ वीर था, ज्येष्ठ पुत्र था। तो अब समझते हैं, तो चूंकि ये बड़े बड़े युद्ध थे, तो इसीलिए अब सबसे पहला विशेषता इसकी ये है महाभारत और रामायण की युद्धों की, कि दोनों युद्ध विशाल शक्तियों के मध्य लड़े गए थे, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता कि दोनों युद्धों में तत्कालीन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया था, जो उस समय अस्त्र शस्त्र चल रहे थे उन्हीं अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग होता था, धनुष बाण, खास करके गदा तलवार, इन सभी युद्धों का प्रयोग। और तीसरी बात दोनों युद्धों में मल्ल युद्ध का भी प्रयोग किया गया था, यानी कि मल्ल युद्ध मतलब समझ रहे हैं, हाथ से युद्ध करना, यानी कि जो है कुश्ती जिसको कहते हैं मल्ल युद्ध, तो उस प्रकार का युद्ध भी होता था इसमें। दोनों युद्ध में, चाहे वो रामायण काल रहा हो चाहे महाभारत काल देखेंगे, तो उस दोनों में मल्ल युद्ध हुआ है कहीं ना कहीं पे। इसके अलावा जो मल्ल युद्ध में 2 लोग हुआ करते थे, आपस में लड़ते थे, मतलब कि हाथों से बल दिखाने के लिए। चौथा इसकी विशेषता ये है कि दोनों युद्ध जो होते थे क्षत्रियों के बाहुबल के परिचायक थे, क्षत्रिय जो थे इनके बाहुबल के परिचायक रहे हैं दोनों युद्ध। इसके अलावा आप देखेंगे पांचवा जो रहा है, पांचवी इसकी विशेषता, वो विशेषता ये है कि दोनों युद्धों में, यानी कि रामायण और महाभारत कालीन युद्धों में आप देखेंगे सुसंगठित, प्रशिक्षित और युद्ध कौशल एवं कूटनीतिक के सेनापति हुआ करते थे, जो कि एक प्रकार से धर्म संगत युद्ध लड़ा करते थे। कुछ थोड़ी बहुत बुराइयां भी हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है धर्म सम्मत के हिसाब से। आगे देखते हैं अगला प्रश्न,
चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है कि कौटिल्य के युद्ध कला संबंधी विचार क्या है। कौटिल्य को जानते हैं आप लोग, चाणक्य, और चाणक्य खास करके बड़े विद्वान रहे हैं। चाणक्य के द्वारा ही, चाणक्य अगर ना होते तो आप सोचो चंद्रगुप्त मौर्य कभी राजा बन पाते? नहीं बन पाते ना। चाणक्य ने ही उनको उठाया, कहाँ पर थे और क्या बना दिया। तो कौटिल्य जो थे उनके युद्ध कला संबंधी विचार क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। तो खासकर आप लिखेंगे कि कौटिल्य ने युद्ध कला के विभिन्न पक्षों के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं, जैसे कि सेना के प्रस्थान संबंधी विचार, युद्ध स्थल का चुनाव कैसे करना है, व्यूह रचना कैसे करनी है, शिविर दुर्ग निर्माण कैसे करना है, इन सभी के बारे में कौटिल्य ने बताया है। और कौटिल्य ने लिखा है कि धर्म युद्ध, कूट युद्ध और तृष्णी युद्ध लड़े जाते हैं, यानी कि धर्म युद्ध भी होता है, कूट युद्ध भी होता है और तृष्णी युद्ध, कई प्रकार के युद्ध होते हैं। समय के हिसाब से युद्ध का परिवर्तन कर देना परम आवश्यक होता है। शत्रु पर उचित जो है व्यूह रचना के बाद आक्रमण करना चाहिए। पहले व्यूह रचना कर लें किस प्रकार से शत्रु को फंसाना है, उसके बाद में फिर आक्रमण करें। आक्रमण के लिए बाजुओं के हमले, पृष्ठभाग पर आक्रमण, शत्रु को घेरना, उनके दुर्गों को नष्ट करना, शत्रु को कुचलना, मतलब शत्रु को कुचलने का प्रयास करना, हथियारों द्वारा सेना में खलबली मचवाना, ये तमाम प्रकार के आवश्यक चीज़ें बताई कौटिल्य ने। और इसके साथ ही साथ कूट युद्ध आवश्यक होते हुए भी आचार्य ने धर्म युद्ध पर अधिक बल दिया है। उन्होंने कहा कि कूट युद्ध ठीक है, आवश्यक है, जरूरी है, बिना मतलब कि अगर समय आने पर कूट युद्ध भी जरूरी है, लेकिन धर्म युद्ध ज़्यादा बेटर है कूट युद्ध से। धर्म युद्ध पर ज़्यादा बल दिया और शरण में आए शत्रु को छोड़ देना चाहिए, ऐसा कौटिल्य ने कहा था कि अगर जो व्यक्ति शरण में आ जाए उसको छोड़ देना चाहिए। भगवान राम भी यही कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अगर एक आप वक्तव्य सुनेंगे, जब विभीषण जो है यहाँ पर आता है, विभीषण कहाँ पर आता है, भगवान राम समुद्र के इस पार ही हैं, विभीषण आता है, सभी बंदर लोग कहते हैं कि ये तो जो है कोई राक्षस आ गया है, और जब जान पाते हैं कि ये तो रावण का भाई विभीषण है, तो कहते हैं कि इसको तो पकड़ लो भाई, बंदी बना लो, ये भेद लेने आया है, भेद लेने पठवा 10 शीशा। अच्छा, हनुमान जी जो है जानते हैं इस बात को, लेकिन हनुमान जी भी क्या करें, चुप हैं, लेकिन फिर भी हनुमान जी कहते हैं कि हाँ ये ठीक ठाक हैं। बंदर लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि नहीं, भगवान राम के पास इनको ले चलो, भगवान राम जैसा कहेंगे वैसे चीज़ें होगा। तो भगवान राम उस समय कहते हैं बंदरों से, सभी सुग्रीव से, अजामोन से, सभी लोगों से कि जो है शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, यानी कि अपने अनहित का अनुमान करके जो व्यक्ति शरणागत को तज देता है, शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप में तिन्हि बिलोकत ध्यान। वो नर पामर की भांति होता है, जिसको देखने पर भी पाप चढ़ जाता है, उस व्यक्ति को देखने से पाप चढ़ जाता है। जो उस व्यक्ति के पास अगर कोई व्यक्ति शरणागत के रूप में आया है कि मुझे रक्षा कर लो, या फिर मैं आपके पास आया हूँ, कोई शत्रु है, उसको नहीं रखता, उसको त्याग देता है। जो शरण में आ गया है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, फिर भी उसको मार देता है या शरणागत को त्याग देता है, तो उसको वो व्यक्ति पामर की भांति होता है, उसको देखने पर भी पाप चढ़ता है, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं। और शरणागत के हिसाब से जो है भगवान श्री राम ने कहा था कि जो है शरणागत आ जाए सब अपराध विसार, उसको हम जो सारे अपराध को खत्म हो जाता है अगर कोई व्यक्ति शरणागत में आता है। शरणागत दीना नाम पद पत्रा पारायणे। ओके, तो कौटिल्य जो हैं ये भी उसी जो है पथ पर ही हैं, शरण में आए शत्रु को छोड़ देते हैं। आप देखेंगे जो है सेल्यूकस निकेटर जब युद्ध लड़ता है चंद्रगुप्त मौर्य से, उसके बाद में जब वो आता है उसको बंदी बन जाता है, उसके बाद में कहते हैं कि इसकी बहन से शादी करवा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। देखिए इसमें बड़ी कूटनीति है, बहुत दूर तक सोचा चाणक्य ने कि बाद में कैसा हो कि चंद्रगुप्त रहें या ना रहें, तो बाद में कोई दूसरा राजा हो तो ऐसा नहीं कि बाद में बदला लेने के लिए फिर से आए आक्रमण करें, दोबारा आक्रमण ही ना करें, ऐसा झंझट ही दूर कर दो और शादी कर दो। इस प्रकार से व्यवहार कौटिल्य ने। अच्छा, कौटिल्य ने जासूसी के संबंध में भी एक बात बताई थी कि एक दूत को अपने स्वामी की सैनिक छावनियों का तुलनात्मक ज्ञान होना चाहिए, उसे शत्रु के किलों की संख्या का विस्तार तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर शत्रु की शक्ति का परिचय भी प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि कोई दिक्कत हो तो कभी कई प्रकार की चीज़ें कर सकें। तो ये कौटिल्य की मानना था। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 55वां नंबर प्रश्न देखेंगे। तराइन के दूसरे युद्ध में राजपूतों की हार के प्रमुख कारण क्या थे?
तराइन का जो द्वितीय युद्ध है इसमें खास करके जो राजपूतों की हार है इसका क्या कारण था। तराइन के द्वितीय युद्ध में जो राजपूत लोग हार गए थे उसके क्या कारण थे भाई। तो राजपूतों के हार के सबसे पहला कारण आप जानिए। राजपूतों का हार का पहला कारण तो था, कौन सा कारण था भाई। पहला कारण ये था राजपूतों की हार का कि हिंदुओं के मुकाबले जो तुर्क लोग हुआ करते थे उनके घोड़े पर सवार यानी घुड़सवारों की संख्या अधिक भी थी। अधिक के साथ साथ उनके घुड़सवार ज़्यादा प्रशिक्षित थे, यानी कि अधिक प्रशिक्षित थे, वो ट्रेनिंग ज़्यादा उनकी थी घुड़सवारों की। और घोड़े उनके लंबे लंबे हुआ करते, तुर्कों के अफगानी घोड़े हुआ करते थे तो लंबे लंबे हुआ करते थे। और हिंदुओं के जो घोड़े थे वो छोटे थे। और इसके अलावा ये लोग उतने ट्रेनिंग भी नहीं पा रहे थे, मतलब कि इनकी ट्रेनिंग भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये पहला कारण। दूसरा कारण ये था तराइन का युद्ध। अच्छा, तराइन का युद्ध हुआ कब था। 1192 में हुआ था। कब हुआ था। 1192 में हुआ था। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था। द्वितीय अब 1191 में पृथ्वीराज चौहान हरा देता है मोहम्मद गौरी को। और जब वो लाचार हो जाता है, उसके अस्त्र शस्त्र विहीन हो जाता है, तो पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि जा, मैंने तुझको छोड़ दिया, क्योंकि हमारे हिंदुओं में हमारा शास्त्र कहता है कि हम निहत्थों पर वार नहीं करते। अच्छा, मोहम्मद गौरी कह भी रहा है कि मुझे मार दो, नहीं राजन पछताओगे बहुत। फिर भी राजा कह रहे हैं कि अबे जा, तू निहत्था है इस समय और निहत्थों पर वार करना हम क्षत्रियों का धर्म नहीं है। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान उसको छोड़ देते हैं और बाद में 1192 में ही काल बनता है। और अगर राजा यहीं पर ना छोड़े होते, उसको खत्म कर देते, तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। अच्छा, मूवी भी आई है, इस पर देखिएगा मूवी। ओके, तो तराइन के दूसरे युद्ध में राजपूतों की हार के प्रमुख कारण क्या थे। पहला कारण तो यही था कि घुड़सवार उनके ज़्यादा प्रशिक्षित थे। दूसरा कारण यह था कि राजपूतों में समरतंत्र पिछड़ा था, संगठन की कमी थी, घमंड की भावना अधिक थी और वे मुसलमानों से अपने आप को बहुत श्रेष्ठ यानी कि बहुत बड़ा, बहुत वीर समझते थे। खास करके ये इसका एक प्रकार से नेगेटिव पॉइंट रहा राजपूतों का, इसीलिए ये हार का सामना इनको करना पड़ा। तीसरी बात ये रही इनके हार के कारण। तीसरा कारण यह था कि युद्ध भूमि में हाथियों के विपरीत कार्य किया। इन लोगों ने हाथियों के विपरीत कार्य किया, इसीलिए जो है ये लोग हार गए। चौथा कारण इसका ये था कि राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना से राजपूत लोग वंचित थे। इसका कारण ये था कि राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में ये लोग नहीं लड़ रहे थे, ये लोग संकुचित विचारधारा थी उसके हिसाब से लड़ रहे थे, इसलिए हार गए। और पांचवा कारण इसका ये था कि राजपूतों ने रणभूमि में कूटनीति का एक प्रकार से प्रयोग नहीं किया, कूटनीतिक उपायों का उपयोग नहीं किया। सबसे एक प्रकार से बड़ी बात तो ये थी, यानी ये एक प्रकार से पूर्ण रूप से धर्म युद्ध कर रहे थे। जबकि जो तुर्क लोग थे, यानी कि जो मोहम्मद गौरी की सेना थी, वो कल बल छल साम दाम दंड भेद सब अपना रहे थे और ये लोग कूटनीति का प्रयोग नहीं कर पाए। इसके विपरीत मुसलमान थे, वो छल का भी प्रयोग किए, कपट भी किए, अत्याचार, दुराचार, धर्म विरुद्ध विचार प्रसार, तमाम प्रकार का जो है सहारा लेकर के युद्धों में बस केवल उनको जीत दिखती थी। यानी कि उनका लक्ष्य केवल साधते थे वो लोग, तुर्क लोग जो होते थे या मुस्लिम लोग, वो जो क्या करते थे, वो अपने युद्ध जीतने के संबंध में, यानी युद्ध कैसे भी जीते, पथ किस पथ से गए युद्ध जीते, वो डोंट मैटर। यानी हमने हिंसा से युद्ध जीता, छल से जीता, कपट से जीता, वो डोंट मैटर, जीता तो युद्ध। इनके कहने का मतलब ये था। अच्छा, भारतीय की जो विचारधारा थी कि हम युद्ध लड़ेंगे तो एक प्रकार से वो भी हम न्यायोचित युद्ध लड़ेंगे, न्याय के हिसाब से युद्ध लड़ेंगे, धर्म युद्ध लड़ेंगे और एक प्रकार से कूटनीति का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें छल कपट द्वेष इस प्रकार की भावनाओं से युद्ध नहीं करेंगे, हम विश्वासघात से युद्ध नहीं करेंगे। तो ये था, तो ये तमाम प्रकार के कारण थे। छठवां प्रश्न देखिएगा, मुगल युद्ध पद्धति के पतन के कारण बताइए। मुगल युद्ध पद्धति का जो पतन हुआ उसके कारण क्या थे भाई। तो पहला कारण इसका ये था, मुगल समझते 1526 ईस्वी में जो है बाबर आता है, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है इसी में। ओके, और इब्राहिम लोदी हार जाता है उसमें 25,000 सैनिक लेकर के बाबर, और 1 लाख सैनिक को हरा देता है। किसके सैनिक था भाई वो, बाबर मतलब इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। दिल्ली सल्तनत का उस समय लोदी वंश का अंतिम संस्थापक, मतलब कि अंतिम जो एक प्रकार से राजा था, शासक था, वो यही था, इब्राहिम लोदी। देखें, तो मुगल युद्ध पद्धति के पतन का कारण, पहला कारण ये था कि स्वार्थी थे ये लोग, मुगल लोग, और घमंडी थे, आलसी भी हो गए थे और सैन्य अधिकारियों में वृद्धि भी इनकी हो गई थी। तो इसके कारण से ये पहला कारण। दूसरा कारण इनके जो है युद्ध पद्धति का पतन का कारण ये था कि मुगल सैनिकों की कार्यकुशलता में कमी आने लगी थी धीरे धीरे, कि ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लगे थे कि हाँ अब हम ही जो कुछ हैं वो हैं।
तीसरी बात ये कि मुगलों की तकनीकी कुशलता में परिवर्तन होने लगा था। चौथा कारण इसका ये है कि मुगल सेना में स्वामी भक्ति की कमी हो गई थी। लोग अपने स्वामी की भक्ति में एक प्रकार से अब उतना ज़्यादा रुचि नहीं ले रहे थे जितना पहले ले रहे थे। पांचवी बात ये थी कि जो है अकुशल उत्तराधिकारी हो गया था, राजा सही तरीके से नहीं बना था इसका, और ये भी उसका पतन का कारण था एक। इसके अलावा छठवां कारण इसका था कि आर्थिक दशा का बिगड़ना, यहाँ पर आर्थिक दशा भी बिगड़ चुकी थी और इसी कारण से मुगल युद्ध पद्धति का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। और इसका सातवां कारण ये था कि औरंगजेब की कट्टर जो है अत्याचारपूर्ण जो नीति थी और जो धर्मांग नीति थी, इसके कारण से भी आप देखेंगे इसके पतन का कारण है 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद या फिर इसी के समय में आप देखेंगे तो इसके युद्ध पद्धति का पतन धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। ओके। और आठवां कारण इसका है कि सेना में अनुशासनहीनता की मतलब वृद्धि होने लगी लगातार, और इस कारण से आप देखेंगे मुगल पद्धति का पतन होना प्रारंभ हो गया। तो कई कारण है जिससे मुगल युद्ध पद्धति का पतन हुआ। पतन माने कि कम मतलब कि खात्मा हुआ उनका। तो इस प्रकार से ये तमाम प्रकार के कारण थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, मराठा सैन्य संगठन का उल्लेख कीजिए। मराठा सैन्य संगठन का उल्लेख कीजिए। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे मराठा सैन्य संगठन के बारे में। तो मराठा सैन्य संगठन के बारे में अगर बात की जाए तो मराठा सैन्य संगठन में आप देखेंगे घुड़सवार सेना हुआ करती थी। इसके अलावा कुछ गज सेना यानी कि हाथियों वाली सेना, कुछ तीसरे प्रकार के यानी पैदल सेना हुआ करती थी, और इसके अलावा आप देखेंगे पैदल सेना के अलावा जो है एक रथी सेना भी हुआ करते थे। लेकिन खास करके ये तीन सेनाएं मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट हैं, घुड़सवार सेना घोड़े वाले, गज यानी हाथी वाली, और पैदल सेना। ये तीन जो है एक प्रकार से बड़ी फेमस थी, और रथ पर भी एक आध लोग हुआ करते थे। तो घुड़सवार सेना जो होते थे इसमें सबसे छोटी टुकड़ी 25 घुड़सवारों की होती थी। सबसे छोटी टुकड़ी उसमें 25 घुड़सवार हुआ करते सबसे छोटी टुकड़ी में। बाकी जो बड़ी बड़ी टुकड़ियाँ थी उनमें और भी थे। इसका कमांडर जो था उसको हवलदार कहा जाता था। जो घुड़सवार का यानी जो टुकड़ी होती थी घुड़सवारों की, उसका जो कमांडर होता था उसको हवलदार बोला जाता था। क्या बोला जाता था? हवलदार बोला जाता था। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और जो गज सेना हुआ करती थी, गज सेना जो हुआ करती थी मराठा सैन्य संगठन में, गज सेना यानी हाथियों की सेना, शिवाजी के काल में आप देखेंगे तो हाथियों का प्रयोग बहुत कम किया गया था। बाकी खास करके मराठा सेना में हाथियों का प्रयोग किया गया था। ओके। तीसरी बात यह है पैदल सेना जो हुआ करती थी इसमें सबसे छोटी टुकड़ी जो होती थी उसमें 10 सैनिक हुआ करते थे, और 10 सैनिकों की सबसे छोटी टुकड़ी हुआ करती थी। और उसके प्रत्येक नायक के रूप में मतलब कि उसके प्रत्येक नायक के रूप में आप देखेंगे तो हवलदार हुआ करते थे जो इनके 10 सैनिकों का एक प्रकार से संचालन करते थे। शिवाजी ने तोपों का निर्माण शत्रुओं को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए भी करवाया था, और ये पैदल सेना ही किया करती थी तोपों का प्रयोग। तो इस प्रकार से मराठा सैन्य संगठन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये था मराठा सैन्य संगठन के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। और शिवाजी खास करके आप देखेंगे तो उनकी गोरिल्ला युद्ध नीति जो है बड़ी फेमस है शिवाजी की। ओके, छापामार युद्ध पद्धति जिसको आप कहते हैं गोरिल्ला जो है एक प्रकार से जो गोरिल्ला युद्ध नीति है ये बड़ी फेमस है। और नवीन युद्ध प्रणाली है जिसको छापामार युद्ध प्रणाली भी कहा जाता है, यानी कि गोरिल्ला आर्ट ऑफ जो है वारफायर। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है आपके समक्ष? अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है कि 1857 के धार्मिक 1857 प्रश्न क्या है? 58 नंबर प्रश्न है। 1857 ईस्वी में आप क्या हुआ था? भारत का स्वतंत्रता संग्राम प्रथम हुआ था। तो इसमें युद्ध के धार्मिक एवं सैनिक कारणों का वर्णन कीजिए। यानी कि 1857 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था इसका धार्मिक कारण क्या था, यानी क्यों हुआ था, और सैनिक कारण क्या था, यानी कि सैनिक कारणों के माध्यम से क्यों युद्ध हुआ था, और धार्मिक कारणों से जो युद्ध हुआ था। तो आखिरकार कौन से धार्मिक कारण थे? आखिरकार क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण से ये युद्ध हुआ था? सबसे पहले धार्मिक कारण आपको बताऊं मैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष जो थे उस समय कौन थे? गिस्टर मैगलस जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष थे। और इन्होंने 1857 ईस्वी में ब्रिटिश संसद की घोषणा की और ईसाई धर्म के प्रचार पर काफ़ी जोर देते हैं। और ईसाई धर्म के प्रचार पर जब काफ़ी जोर दिया इन्होंने और कहा कि भगवान ने हमें भारत का विशाल साम्राज्य इसीलिए सौंपा है कि हम भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह का ध्वज फहरा सकें। इसने कहा, किसने? गिस्टर मैगलस ने कहा 1857 ईस्वी में कहा कि हमें जो है इसलिए भगवान ने हमें भारत को भेजा है ताकि हम या हमें भारत का विशाल साम्राज्य इसीलिए सौंपा है भगवान ने ताकि हम भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह जो हैं, जो ईसाइयों के देवता हैं,
उनका ध्वज फहरा सकें। अंग्रेज़ों के इस तरह के विचार भारतीयों को अप्रिय लगना स्वाभाविक सी बात है कि जब आप किसी भगवान के बारे में बोलोगे कि यही भगवान बड़े हैं, और तो भाई दूसरे के भगवान को ठेस तो पहुँचेगी ना, बिल्कुल पहुँचोगी। तो क्या हुआ, क्योंकि यह धर्म उनके धर्म पर आघात था एक प्रकार से, हिंदुओं के धर्म पर। तो इसके अलावा आप देखेंगे अंग्रेज भारतीयों को नष्ट करने का एक प्रकार से नष्ट करते थे, और नष्ट करने में अपना हित भी समझते थे अंग्रेज लोग। और इस कारण से क्या हुआ, ये धार्मिक कारण भी था युद्ध होने का। और इसके अलावा मंगल पांडे जो थे वो एक प्रकार से क्या हुआ कि जो गाय एवं सूअर की चर्बी जो थी वो कारतूसों को एक प्रकार कारतूस में लगी रहती थी, तो उसको दांत से एक प्रकार से पकड़ करके फाड़ना पड़ता था, मतलब कि उसको तोड़ना, मतलब कि जो होता दांतों से पकड़ करके उसको, जैसे कि बम वगैरह खोलना नहीं पड़ता था दांतों से, कारतूस वगैरह, तो इसी प्रकार से गोलियां वगैरह चलाने के लिए दांतों से कुछ करना पड़ता था। तो इसी के विद्रोह में आप देखेंगे, इसी के विद्रोह में ये चीज़ें होती हैं। तो ये सैनिक मतलब कि ये धार्मिक कारण थे, और मतलब कि इसके कारण से क्या हुआ, अच्छा सैनिक कारण में हम यही चीज़ देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर धार्मिक कारण भी था, चूँकि धार्मिक आघात पहुँच रहा था। जो गाय का मांस थी वो भाई हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा बेकार, मतलब कि एक प्रकार से अगर कोई गाय के काटने की बात करे या गाय को एक प्रकार से गाय के मांस की बात करें तो हिंदुओं को बहुत आघात पहुंचेगा, बुरा लगेगा, खासकर झगड़ा भी हो जाए, वो मार भी दे आपको, इसमें कोई दो राय नहीं। और मुस्लिमों से अगर सूअर के बारे में बात करेंगे तो वो भी गुस्सा होते हैं, तो दोनों की चर्बी का प्रयोग किया जाता था कारतूसों में, तो ये भी था एक प्रकार से कारण। और जब सैनिक कारण की हम बात करें, सैनिक कारणों में आप देखेंगे क्या था कि पहला कारण ये था सैनिक कारणों का कि भारतीय सैनिकों की भर्ती, वेतन और अन्य सुविधाएं अंग्रेजों के समान नहीं दी जाती थीं। जैसे कि पहली बात ये थी कि अंग्रेजों को भर्ती के समय वाउंटी की एक रकम दी जाती थी, जबकि भारतीयों को ऐसी कोई रकम नहीं दी जाती थी, तो ये कारण भाई भारतीयों के मन में पनप रहा था। दूसरी बात ये थी कि अंग्रेजों को सैनिक छावनियों में बैरक मिलती थी, जबकि भारतीयों को अपने झोपड़े स्वयं बनाने होते थे। अंग्रेजी सैनिकों बैरक में रहते थे, उनको मिलता था सब कुछ बना बनाया, जबकि ये लोग अपनी जो है झोपड़ा वोपड़ा बनाते थे, उसमें रहते थे जो भारतीय सैनिक थे। तीसरी बात ये है कि भारतीयों को अभियान के समय एक झोले में भारी बोझ ढो करके ले जाना पड़ता था, जबकि अंग्रेज सिपाही बिना बोझ के ही चलते थे। ये भी एक प्रकार से भारतीय सैनिकों को बुरा लगा। और इसके अलावा जो चौथा कारण इसका ये है सैनिकों का कि दोनों के वेतन, यानी भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक के वेतन, भत्ता और पेंशन में भारी अंतर था, और भारतीयों को उच्च पद पर भी नहीं प्रदान, मतलब कि उच्च पद पर जो है भारतीय नहीं बैठते थे, यानी जो बड़े बड़े पद थे उन पर केवल अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे, ये भी कारण था। पांचवा कारण ये था कि दोनों के मतलब कि आप देखेंगे कि अंग्रेज सैनिकों की तुलना में भारतीयों से कई गुना अधिक काम लिया जाता था। जो भारत के सैनिक थे उन्हें काम में झोंका जाता था, अंग्रेज सैनिकों को कम काम पड़ता था। तो इसके दो अक्खी जब होती थी तो इसके कारण से क्या होता था, लोगों में वैमनस्यता फैलती गई, और भारतीय लोग समझ रहे थे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। छठवां कारण इसका ये था कि बंगाल के भारतीय सैनिकों के साथ बम्बई व मद्रास के भारतीय सैनिकों से भी अधिक बुरा व्यवहार किया जा रहा था। तो इस प्रकार से इनके लोगों के मन में तमाम प्रकार की भावना पनपी, और इस प्रकार से क्या हुआ, ये एक प्रकार से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है आगे बढ़ता है। और इसका एक कारण ये भी था कि भारतीय सैनिकों को बर्मा युद्ध के समय कलकत्ता से रंगून जाने के लिए समुद्री मार्ग चुना गया, जबकि इस सेना के सभी सिपाही उच्च जाति के हिंदू थे और उन्हें देश के भीतर ही कंपनी की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था, और वे जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। किंतु बैरकपुर में गोरे सैनिकों के द्वारा 1 नवंबर की बात है 1824 ईस्वी को आक्रमण करके भारतीयों के मन को दहशत फैला दी गई, और उन्हें कंपनी की आज्ञा अनुसार कहीं पर भी युद्ध करने के लिए जाने पर विवश कर दिया गया। तो ये भी सैनिकों को बुरा लगा। तो जब ये तमाम प्रकार की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, तो इसी पृष्ठभूमि के साथ कई सारे धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण थे, और इसके अलावा आप देखेंगे सैनिक कारण जो था ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। और खासकर कारतूस वाला, तो ये चिनगारी थी, तत्कालीन कारण मंगल पांडे के द्वारा था। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें थी जो कि 1857 के जो क्रांति इसको होने पर मजबूर करती हैं, और इस प्रकार से क्रांति होती है और प्रबल रूप धारण करती है। 9वां प्रश्न आप देखेंगे, 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। क्या प्रश्न है कि ताशकंद समझौते की क्या सहमति हुई। ताशकंद समझौता जो है किसके किसके बीच में हुआ था भैया। ताशकंद जो समझौता है इसकी अगर बात की जाए, ताशकंद समझौता किसकी किसके बीच में हुआ था, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। ताशकंद समझौता जो था वो एक प्रकार से रूस के जो एक प्रकार से हेड थे वो, और इसके अलावा आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री और जो है पाकिस्तान के, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये समझौता हुआ था।
तो ताशकंद का समझौता है ये किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता हुआ था। और उसमें मध्यस्थता रूस ने स्थापित करी थी। सोवियत रूस उस समय जो था उसने स्थापित करी थी। आप देखेंगे कि खास करके उस समय सोवियत संघ था, यानी 15 देशों का संगठन था रूस, और बहुत बड़ी महाशक्ति के रूप में था। तो सोवियत रूस के प्रधानमंत्री थे उस समय, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां थे, और भारत के प्रधानमंत्री उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी थे। तो इन लोगों ने ताशकंद में बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया, और 4 जनवरी 1966 ईस्वी को, खास करके डेट याद रखिएगा, 4 जनवरी 1966, 4 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद सम्मेलन होता है। और ख़ास करके आप देखेंगे सोवियत रूस के प्रयासों से 10 जनवरी की बात है, 4 को सम्मेलन होता है 4 जनवरी को, और 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद समझौता। तो डेट आपकी यह ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी 1966 को, 10 जनवरी 1966 ईस्वी को आप देखेंगे तो ये क्या होता है, ये समझौता होता है ताशकंद का। लेकिन 4 जनवरी को एक सम्मेलन होता है इन सभी के बीच में, सम्मेलन के बाद में फिर समझौता होता है। समझौते में कई बातें कही गई, जैसे कि पहली बात क्या थी और वही बातें पूछी गई, क्या सहमति हुई थी। पहली सहमति हुई कि दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान इस बात का प्रयत्न करेंगे कि भविष्य में भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे बने रहें। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुसार दोनों देश अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझा लेंगे, ये बात बताई गई। दूसरी बात ताशकंद समझौते की ये थी कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरी बात इस सहमति में ये हुई कि दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध किसी भी प्रकार का गलत प्रचार नहीं करेंगे। चौथी बात इस सहमति में ये की गई कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे। और पांचवी इस समझौते में ये निकल कर आया निष्कर्ष कि दोनों देश युद्ध बंदियों को वापस लेंगे, यानी कि युद्ध नहीं करेंगे। इस पर समझौता हुआ कि युद्ध बंदी करेंगे, यानी युद्ध जो हो रहा है उसको वापस लेंगे। ये इस समझौते का एक प्रकार से मुख्य सहमति हुई, और भारतीय सेना इसमें विजय भी होता है। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जो, तो इस प्रकार से चीज़ें हुई जो कि मैंने आपको बता दी। तो ये 1966 में समझौता हुआ। 1965 में जो वार हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें हुई हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई बातें? ये था एक प्रकार से ताशकंद समझौते की कुछ मुख्य बातें जो कि मैंने आपको बता दी। तो इस प्रकार से आपका ये अति लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपने समझा। तो अभी तक आप लोगों ने 10 जो है कितने प्रश्नों को समझा, 10 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जाना, और लगभग 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को जाना। अब बचे हैं आपके 5 दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न। अब इन प्रश्नों के उत्तर को आप अपने सीरीज वगैरह में पढ़ने का प्रयास करिएगा, और अगर समय मिलेगा तो मैं इन सभी पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, तो आप परेशान मत होइएगा उसके लिए। ओके, यहाँ से खंडगा की बात की जाए, इनमें आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे 5 प्रश्नों में से छांट करके। किसी यूनिवर्सिटी में 4 प्रश्न ही दिए जाएंगे, उनमें से 2 छांटे होंगे। जो जितने भी प्रश्न दिए जाएँ आप लोग देखिएगा, उसको निर्देश भी दिया जाएगा, तो आप अपने निर्देशों के हिसाब से पालन करिएगा। खंडगा की बात की है तो यहाँ पर 500 शब्दों में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। अच्छा, जिस यूनिवर्सिटी में 500 शब्द बोला जाएगा उसमें 5 शब्द लिखिएगा। अच्छा, लिखा रहेगा कितने शब्दों में उत्तर लिखना है, जिसमें नहीं लिखा रहता है उसमें दीर्घ उत्तरीय को 500 शब्दों में लिखेंगे, और लघु उत्तरीय को 200 शब्दों में। और लगभग मतलब कि 500 शब्दों का मतलब हो गया कि 4 से 5 पेज, 4 से 5 पेज 500 शब्दों में लिखिएगा। और लगभग जो है आप 3 से 4 पेज, 3 से 4 पेज आप अगर लिख देंगे, 3 से 4 पेज आप जो है 200 शब्दों वालों को लिखेंगे तो सही रहेगा आपका। वैसे 3 ही पेज में आप काट जाता है, ठीक है। और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 50 शब्दों को, उनको 1 पेज या आधे पेज में लिखने का प्रयास करें, तो इस प्रकार से चीज़ें हो जाएंगी। अब देखते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय टाइप के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, पहला प्रश्न तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बनेगा एग्जाम में जरूर आएगा कि वैदिक काल के सैन्य संगठन तथा युद्ध कला पर प्रकाश डालिए, दशराग युद्ध का भी उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, देखेंगे, कौटिल्य एक महान विचारक थे, कौटिल्य के युद्ध दर्शन पर प्रकाश डालिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम्स में जरूर छपेगा, तो आप इस प्रश्न को भी पढ़ लीजिएगा एक बार। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, 12वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। आप अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो मैं और भी वीडियो इन पर बना दूंगा,
और सभी प्रश्नों के उत्तर भी बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ओके, देखिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो बनाने के लिए। आप लोगों के लिए पहले तो प्रश्नों को छांट छांट करके लिखता हूँ, उसके बाद में फिर आप देखो इस सभी की जो है एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, समय लगता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा हमारे समय की कीमत को समझो और मेहनत को समझो और लाइक करो, शेयर करो यार, सभी दोस्तों के पास शेयर करो। क्योंकि इस समय रीच बहुत ज़्यादा कम आ रही है, बहुत ज़्यादा एक प्रकार से मोटिवेशन लेवल लो हो चुका है एकदम से, आप मान करके चलो। आप लोग बस वीडियो को शेयर करते रहिए, आप लोगों का साथ अब चाहिए। इस स्थिति में अगर आप लोगों ने साथ दिया तो खास करके मैं आप लोगों के लिए हमेशा साथ बना हुआ हूँ, आप लोग थोड़ा सा साथ दीजिए मेरे भाई। अगला बस देखिए, कारगिल और भारतीय सामरिक नीति की सुरक्षा चुनौतियों को समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आप लोग पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न आप देखेंगे, चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के प्रमुख कारण क्या थे, ये भी बताएं। ओके, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न ये भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक स्वच्छ चित्र की सहायता से, यानी कि एक चित्र भी आपको इसमें बता देना है। एक अच्छे चित्र यानी स्वच्छ चित्र की सहायता से पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम संग्राम हुआ था 1526 ईस्वी में, यानी कि 1526 ईस्वी में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था भैया? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर के पास 25,000 सैनिक थे, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। इसी युद्ध में बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया और आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी को पराजय का मुँह देखना पड़ता है और इब्राहिम लोदी इसी युद्ध में मारा जाता है और यहीं से मुगल सत्ता जो होती भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, मुगल काल की स्थापना हो जाती है और यहीं पर दिल्ली सल्तनत की एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है 1526 ईस्वी में ही। और आप देखेंगे बाबर राज्याभिषेक होता है बाबर का, इसके बाद में खानवा का युद्ध लड़ता है बाबर राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। इस प्रकार चीज़ें हैं। तो आप ये देखिएगा कि पानीपत के युद्ध की नीति में कौन सी युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा, तो तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने किया था। ये तमाम प्रकार की चीज़ें जो कि आपको मैंने ऑलरेडी बता भी रखी पहले से। और इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का जो मॉडल पेपर है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो मॉडल पेपर है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका वो ऑलरेडी जो है आपकी समक्ष अवेलेबल है, आप प्ले लिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। एक बार सभी लोग मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिए और 2 से 3 बार वीडियो को ऑनलाइन ही देखिएगा। जियोग्राफी का चैप्टर 1 मैंने पढ़ा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। मानव भूगोल के अर्थ और परिभाषा को इसमें विस्तार से हमने समझा दिया है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बीए सेकंड सेमेस्टर जियोग्राफी। ओके, सभी यूनिवर्सिटी के लिए सिलेबस है और मैंने सभी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इस सभी वीडियो मेरी रहती है। चाहे आप CCSU से हैं, मेरठ यूनिवर्सिटी से, चाहे आप BHU से हैं, चाहे आप काशी विद्यापीठ से हैं, चाहे आप डॉक्टर राम मनोहर लोहियावत विश्वविद्यालय से हैं, चाहे आप DDU से हैं, चाहे आप कानपुर विश्वविद्यालय से हैं, चाहे आप सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप मेरे पास दोस्तों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप रज्जू भैया प्रोफेसर यूनिवर्सिटी से, मतलब कि प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से, जो कि मतलब कि प्रयागराज की यूनिवर्सिटी है। तो इसी प्रकार से जो भी यूनिवर्सिटी से आप है सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। DU वगैरह से भी आप हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो तमाम प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी के लिए, आगरा यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो है, और इसी प्रकार से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ओके, महात्मा एक प्रकार से ज्योतिर्बिया राव फुले, सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य सभी दोस्तों के पास शेयर करें। ओके, और प्राचीन इतिहास का महासंग्रह वीडियो कल आप लोगों ने देखा होगा, आज भी इस वीडियो को देखिएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो है आज भी ये वीडियो लाइव होगी अभी रात के 9 बजे से, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कि सारी बातें मतलब कि हो चुकी है, आप वीडियो लाइव ये देख लीजिएगा इसको। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। और किस सब्जेक्ट के चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास करेंगे, उस सब्जेक्ट की वीडियो भी आपको मैं देने का प्रयास करूँगा। ओके, सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग एक बार लाइक कर दो भाई, जितने भी लोग देख रहे हो लाइक कर दो। चलें, गुड नाइट, आई लव यू। जिनको जाना है भाई गुड नाइट। बाकी अभी 9 बजे वाली क्लास आप लोग देखिएगा, उसमें तमाम प्रकार की चीज़ें बताई जाएंगी प्राचीन इतिहास को लेकर के, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, एंजॉय करें और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वीडियो। ओके, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए।